नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे सवाल के बारे में जो उन लोगों के द्वारा मुझसे अक्सर कमेंट बॉक्स में या फोन करके पूछे जाते हैं जिन्हें विरासत के रूप में गन मिली हुई है, लेकिन उनके पास विरासत में मिली गन को रखने के लिए कोई भी गन लाइसेंस नहीं होता और ना उनके पास गन लाइसेंस बनवाने की कोई जानकारी होती है, जिसकी वजह से वो लोग ये जानना चाहते हैं कि उन्हें अब इस विरासत में मिली हुई गन का क्या करना है। अगर वो इसको रखना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। हालांकि पहले सरकार के द्वारा विरासत में मिली हुई गन के लाइसेंस के लिए बनाने की प्रक्रिया ज्यादा मुश्किल नहीं थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया के प्रावधानों में संशोधन करके इस प्रक्रिया को और जटिल बना दिया गया है, जिसकी वजह से विरासत में मिली हुई गन का लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को काफी परेशानी, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हार के उन्हें बिना लाइसेंस बनवाए ही उस गन को अपने घर में छुपा के रखना पड़ता है और जरूरत पड़ने पर वो उस गन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, या फिर उस गन को पुलिस थाने में जाकर पुलिस के माल खाने में जमा करवा देते हैं या किसी गन डीलर को सौंप देते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया का ज्ञान ना हो पाने के कारण, उनके पास गन का लाइसेंस ना हो पाने के कारण इस विरासत में मिली हुई गन का वो इस्तेमाल नहीं कर पाते और ना ही उसे अपने पास रख पाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा कि विरासत में मिली हुई गन के लाइसेंस को बनाने की क्या प्रक्रिया होती है। लेकिन इससे पहले ये वीडियो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव है, इसको लाइक करके अपने सर्कल में जरूर शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी तरीके से पुलिस, प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस लेके मैं आता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई साथियों, पहले विरासत में मिली हुई गन को अपने नाम पे चढ़वाना मतलब उसका लाइसेंस बनवाना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन सरकार के द्वारा इस प्रक्रिया के नियमों में संशोधन करके इसे और जटिल बना दिया गया है। और अब इस प्रक्रिया में नए नियमों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को अपने परिवार में अपने पिता या अपने दादा की तरफ से विरासत में गन प्राप्त होती है तो इसके लिए कुछ विशेष नियम बना दिए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला नियम है कि जो गन धारक अपनी संतान को गन विरासत के रूप में दे रहा है उसके पास वो गन पिछले 27 सालों से होनी चाहिए। इस नियम को पूरा करने के बाद ही वो विरासत के रूप में अपने परिवार के लोगों को गन सौंप सकता है, लेकिन परिवार के लोगों के पास भी गन रखने के लिए गन का लाइसेंस होना चाहिए। इसके लिए आपको गन लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया को अपनाना होगा, जिसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन का वीडियो बनाकर मैं अपने इस चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी वीडियो गैलरी में जाके आप उस वीडियो को देखकर अच्छे तरीके से पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि विरासत में गन लाइसेंस लेने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाना होगा वो प्रक्रिया और उससे संबंधित कागजात फ्रेश लाइसेंस की एप्लीकेशन की प्रक्रिया के बराबर ही हैं। और इस प्रक्रिया में पुलिस का केवल ये रोल रहेगा कि वो आवेदक की क्रिमिनल बैकग्राउंड की जांच करेगी, मतलब कि विरासत में मिली हुई गन को रखने के लिए जो लाइसेंस बनवाने वाला एप्लीकेंट है उसका कोई भी ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो जो उसे गन लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता हो। इसके अलावा अन्य और भी शर्तें हैं जिन्हें एप्लीकेंट को पूरा करना होगा, जैसे कि उसकी उम्र 21 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, वो मेडिकली, मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास गन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जो कि ये सर्टिफाइड करता है कि जो एप्लीकेंट है उसे गन को रखने से लेकर चलाने संबंधित सभी जानकारियां हैं। इन सभी सामान्य नियमों को फुलफिल करने के बाद ही एप्लीकेंट के गन लाइसेंस की आवेदन की प्रक्रिया को पूरा माना जाता है। और डिपार्टमेंट के द्वारा इस प्रक्रिया को पूरा करने के बावजूद भी अगर लाइसेंस उसके फेवर में इशू नहीं किया जाता तो वो डिपार्टमेंट से लाइसेंस ना इशू करने के लिए रिटर्न में जवाब मांग सकता है, और उस जवाब के बेस पे एप्लीकेंट अगर चाहे तो हाई कोर्ट में अपनी याचिका भी फाइल कर सकता है। एप्लीकेंट के द्वारा हाई कोर्ट में फाइल याचिका में हाई कोर्ट ये देखेगा कि संबंधित विभाग ने उसके फेवर में गन लाइसेंस को इशू क्यों नहीं करा, और अगर इस पूरे मामले में हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि संबंधित विभाग द्वारा दिया गया ना बनाने का कारण अगर जेन्युइन है तो वो आपकी याचिका को खारिज भी कर सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि संबंधित विभाग द्वारा गन लाइसेंस एप्लीकेंट को ना दिए जाने का कारण योग्य नहीं है तो ऐसे में वो गन लाइसेंस अथॉरिटी को आपके फेवर में गन लाइसेंस इशू करने के लिए आदेश भी दे सकता है। और एक बार आदेश पारित होने के बाद सबसे पहले आपको आपके जिले के परमिट का ही लाइसेंस इशू किया जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पिताजी के पास ऑल इंडिया परमिट का लाइसेंस था। पहली बार जब आवेदक के नाम पे गन लाइसेंस की एप्लीकेशन को अलाउ किया जाता है तो उसे पहली बार में उसके जिले का ही परमिट दिया जाता है। फिर अगर वो चाहे तो अपनी जरूरत के अनुसार अपने परमिट को पहले स्टेट लेवल और उसके बाद नेशनल लेवल तक का करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि विरासत में मिली हुई गन के अगर आपके सिवा और अन्य भी उत्तराधिकारी हैं तो ऐसे में एप्लीकेंट के सिवा बाकी अन्य सभी अधिकारियों को अपना एप्लीकेंट के प्रति नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एफिडेविट के रूप में देना होगा। और इस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी इस एफिडेविट को एप्लीकेंट अपनी फाइल में लगा के अन्य दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग में जमा करवाएगा, जिसके बाद संबंधित विभाग के द्वारा एप्लीकेंट के फेवर में गन लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा और एप्लीकेंट अपने विरासत में मिली हुई उस गन को रखने के योग्य हो जाएगा। अब साथियों, ये थी वो प्रक्रिया जिसको अपनाकर विरासत में मिली हुई गन को रखने के लिए आप
गन लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों की जानकारी को समृद्ध करने के लिए मैं पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।